नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय में एक तो 2 राउंड के दाखिले हो चुके हैं और अभी भी तीसरे राउंड के दाखिले होने बाकी हैं, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में जो है विद्यार्थी आ चुके हैं और अब उनके सामने समस्या ये है कि जिसने ऑनर्स कोर्स चूज़ किया है उससे आगे किस तरीके से अपने सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, क्या पढ़ना है, और इसने BA प्रोग्राम या BSc प्रोग्राम्स लिए हैं उन्हें आगे क्या पढ़ना है। हमारे साथ मौजूद हैं दौलत राम कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर सविता राय, जो कि आज इन्हीं सभी पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे। स्वागत है डॉक्टर राय हमारे चैनल पर। नमस्कार मुनमुन जी, बहुत सही कहा कि हमारे एडमिशन्स नियरली कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ सीटें बाकी हैं जिसके लिए एडमिशन प्रोसेस जारी है। PG एडमिशन्स अब हमारे शुरू हुए हैं आज से। तो बच्चे हमारे पास कैंपस में आ गए हैं और अंडर ग्रेजुएट करिकुलम फ्रेमवर्क के अंदर हम लोग उनको 3 साल या नहीं तो 4 साल का प्रोग्राम ऑफ़र दिल्ली विश्वविद्यालय में कर रहे हैं। बेसिकली थोड़ा सा जानने की बात है कि कुछ टर्म्स हैं जो कि उनको थोड़े से नए महसूस होंगे। पहला टर्म जो उनको लगेगा वो कोर्स में कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर हमारा क्या करिकुलम होगा। मैंने पहले भी जैसे आपको कहा कि इस बार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय में अंडर ग्रेजुएट करिकुलम फ्रेमवर्क में एडॉप्ट की गई है उसमें काफ़ी सारी फ्लेक्सिबिलिटी है। बच्चे अपना कोर्स अपने आप डिज़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि 1 साल का जो कोर्स करके जो बच्चा अभी एडमिशन ले रहा है वो अगर श्योर भी नहीं है कि उसको 3 साल पढ़ना है, 2 साल पढ़ना है, 1 साल पढ़ना है कि 4 साल पढ़ना है, बच्चे सारे इस प्रोग्राम के लिए फ्रीली एडमिटेड हैं। कोई एक्स्ट्रा फॉर्म या कुछ नहीं फिल करना। सबसे पहली बात तो सब बच्चों को क्लियर होना चाहिए कि वो अंडर ग्रेजुएट करिकुलम फ्रेमवर्क में एक बड़ी फ्लेक्सिबल प्रोग्राम के अंदर उन्होंने एडमिशन लिया है। अगर वो पहले साल 44 क्रेडिट के साथ पास होते हैं, पहले साल हमारे पास 2 सेमेस्टर होंगे, एक सेमेस्टर में 22 क्रेडिट होते हैं और 2 सेमेस्टर में 44 क्रेडिट। अगर 44 क्रेडिट वो अर्न कर लेते हैं तो वो बच्चे आपके सर्टिफिकेट कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। निकलना चाहेंगे अगर वो मान लो उनको कुछ इंटर्नशिप मिल रही है, कोई अच्छी छोटी सी जॉब या कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम करना चाहता है तो वो 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स के करके बाहर जा कर के अपना प्रोग्राम करके फिर अगले साल फिर उसी कोर्स में ज्वाइन कर सकता है। तो उसका 1 साल जो पहले होता था किसी कारणवश बच्चा नहीं परस्यू कर पाता तो वेस्ट हो जाता था, अब वो वेस्ट नहीं होगा। तो फर्स्ट ईयर के बाद बच्चा सर्टिफिकेट कोर्स अर्न करेगा। अगर 2 साल की एजुकेशन पूरी की मतलब उसने 88 क्रेडिट अर्न किए, 88, तो उस बच्चे को आप डिप्लोमा के साथ हम जाने देंगे। अगर 3 साल का कोर्स किया उन्होंने, इसमें गैप भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कंटिन्यूटी में। 3 साल के कोर्स का मतलब आपका हुआ उसने 6 सेमेस्टर और हर एक सेमेस्टर में 22 क्रेडिट अर्न किए। इसका मतलब 132 क्रेडिट के बाद वो बच्चा सिंपल ऑनर्स डिग्री लेकर के निकल सकता है। जो बच्चा BA ऑनर्स या BSc ऑनर्स डिग्री करके निकल रहा है या BSc लाइफ साइंस कोर्स करके या BA प्रोग्राम कोर्स करके 3 साल के बाद निकल रहा है, वो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए वैलिड है। वो उसके बाद वो अपने कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ले ले, चाहे NDA में जाए, चाहे सिविल सर्विसेज जाए, चाहे बैंक PO जाए, जो भी जैसे भी ग्रेजुएशन के बाद करते थे वो कर सकता है। 3 इयर्स कोर्स की ये फ़ायदा है। चौथा साल का जो कोर्स है वो हम उन लोगों के लिए रखते हैं जो कि या तो रिसर्च में इंटरेस्टेड होंगे, उनको स्पेशल रिसर्च प्रोजेक्ट्स करने पड़ते हैं, या जो प्रोग्राम के बच्चे हैं वो ऑनर्स की डिग्री लेना चाहते हों, ऑनर्स विद सम सब्जेक्ट, वो चौथा साल उनके लिए। तो अब मैं आ जाऊं कि ये सेमेस्टर जो सिस्टम है हमारा 22 क्रेडिट। तो क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट का मतलब दिल्ली विश्वविद्यालय में है 1 क्रेडिट का मतलब हुआ 1 घंटा पर वीक और 15 वीक की क्लासेस होती हैं। ठीक है, तो अगर 1 क्रेडिट किसी बच्चे को मिल रहा है तो वो 1 घंटे की पढ़ाई कर रहा है और 15 वीक तक पढ़ाई कर रहा है, मतलब 15 घंटे की पढ़ाई हो रही है। अब जैसे हमारे पास डिफरेंट कोर्सेज़ हैं, फर्स्ट ईयर के बच्चों को बताना चाहती हूँ जो फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन ले करके आए हैं। अब मैं ऑनर्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करती हूँ। ऑनर्स कोर्स में जो बच्चा जाना चाहता है, जैसे 3 साल वो बिल्कुल फिक्स्ड है आज के दिन कि मुझे
3 साल में ऑनर्स करके निकलनी है। तो उस बच्चे के लिए डिफरेंट कोर्सेज हैं। एक तो है आपका फर्स्ट कोर्स जो कि DSC होता है, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर सब्जेक्ट। डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर सब्जेक्ट उसी पर्टिकुलर डिसिप्लिन का होगा। उसके अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में 3 पेपर्स होंगे, हर एक पेपर का 4 क्रेडिट होता है। अब ये जो 4 क्रेडिट हैं, इसका मतलब हुआ कि उस बच्चे की 4 घंटे की क्लास पर वीक फॉर 15 वीक्स होंगी। उसमें थोड़ा सा टाइम आपका एग्ज़ाम वगैरह के लिए निकलता है, उसको लेकर के ना। अब 4 क्रेडिट में जब एक पेपर है डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर पेपर, उसके अंदर थ्योरी भी हो सकती है, प्रैक्टिकल भी हो सकता है। जैसे कि आपका ह्यूमैनिटीज़ का कोर्स है, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में 4 क्रेडिट में 4 घंटे की थ्योरी की पढ़ाई एक पेपर की। लेकिन अगर BSc का पेपर है, जैसे BSc ऑनर्स फिजिक्स हुआ या BSc ऑनर्स केमिस्ट्री हुआ, तो उसका 4 क्रेडिट के अंदर उसके 3 तो थ्योरी के पेपर होंगे, 3 क्रेडिट्स फॉर थ्योरी, और 1 क्रेडिट जो लैब का होगा, 1 क्रेडिट ऑफ लैब वर्क इज इक्विवेलेंट टू 2 आवर्स ऑफ वर्क इन द लैब। 2 घंटे उसको लैब में स्पेंड करना पड़ेगा, तब वो 1 क्रेडिट मिलता है। तो इसलिए जो क्रेडिट का हिसाब है वो तो अब मेरे ख्याल क्लियर हो जाना चाहिए। अगर कोई लैब का पेपर है, उसका 1 क्रेडिट है तो वो 2 घंटे का होगा। अगर लैब का पेपर 2 क्रेडिट का है तो वो 4 घंटे का होगा। अगर थ्योरी का पेपर है 4 क्रेडिट का है तो 4 घंटे की थ्योरी होगी। ट्यूटोरियल इज ऑल्सो इक्वल टू 1 आवर ऑफ टीचिंग, 1 क्रेडिट। ओके, सो ये तो हुआ पहला कोर पेपर जो डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर है। दूसरा जो आयाम है इसके अंदर वो है जेनेरिक इलेक्टिव। जो GE पेपर है वो जो कोर सब्जेक्ट है, मेन कोर सब्जेक्ट है, उसके डिपार्टमेंट के सिवाय दूसरे पेपर लेने होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने BSc ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस किया है, उसको पॉलिटिकल साइंस का GE नहीं मिलेगा। उसको GE हिस्ट्री, साइकोलॉजी, मैथ्स, अगर फिजिक्स भी करना चाहेगा फिजिक्स, ज़ूलॉजी, केमिस्ट्री कुछ भी कर सकता है, संस्कृत भी कर सकता है। लेकिन जो GE उसके पेरेंट डिपार्टमेंट ने ऑफर किया है वो GE वो बच्चा नहीं ऑप्ट कर सकता। दिस ब्रिंग्स इंटरडिसिप्लिनैरिटी। जिसमें वो ऑनर्स कर रहा है, जो उसका मेन सब्जेक्ट वो नहीं ले सकता, वो GE नहीं ले सकता, उसका एलाइड लेगा। जैसे हिस्ट्री का अगर मेन पेपर है, उसका कोर पेपर हिस्ट्री ऑनर्स करना चाहता है वो, तो पॉलिटिकल साइंस का GE ले सकता है, इकोनॉमिक्स का GE लेगा, फिलॉसफी GE ले सकता है आपका, और साइकोलॉजी GE ले सकता है, लेकिन अपना मेन पेपर का GE नहीं ले सकता। ये बच्चों को बहुत ध्यान रखने की वाली बात है। बार बार हम बताते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने के वक्त ये गलतियां कर बैठते हैं। दूसरा आपकी जो कोर्स है, पहला हुआ डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर, सेकंड हो गया GE। तीसरा जो कोर्स हम लोग ऑफर कर रहे हैं वो है वैल्यू एडिशन कोर्सेज, VAC। GE जो पेपर मैंने बताया वो 2 क्रेडिट का होता है। यानी मतलब मैम फर्स्ट सेमेस्टर में 2 GE के पेपर लेने होंगे उनको? ना, एक GE। फर्स्ट सेमेस्टर में उसको 1 GE 2 क्रेडिट का पेपर होता है। जो मैंने डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स बताया वो 3 पेपर होते हैं और एक पेपर 4 क्रेडिट का होगा, ठीक है। तो GE पेपर आपका 2 क्रेडिट का हुआ। अगर GE पेपर थ्योरी वाला है तो वो दोनों के दोनों 2 घंटे के ही होंगे पर वीक। अब नेक्स्ट आ जाइए आप वैल्यू एडिशन कोर्सेज। दिल्ली विश्वविद्यालय ने एक बास्केट बनाई है, उसके अंदर बहुत सारे वैल्यू एडिशन कोर्सेज डाले हैं। वो वैल्यू एडिशन कोर्सेज आपके फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर सबके लिए। हर एक पेपर वैल्यू एडिशन कोर्सेज का 2 क्रेडिट का होता है। अगर वो एक्सपेरिमेंट बेस्ड या लैब बेस्ड है या फील्ड विजिट बेस्ड है तो वो 4 घंटे की पढ़ाई होगी पर हफ्ते। अगर वो थ्योरी बेस्ड है तो वो 2 घंटे की पढ़ाई होगी। वैल्यू एडिशन कोर्सेज में ट्यूटोरियल नहीं होता। डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर पेपर में ट्यूटोरियल होता है। अब वैल्यू एडिशन कोर्स की जो बास्केट है उसके अंदर 40-42 कोर्सेज हैं, अभी और भी ऐड होंगे। इट इज़ कंटिन्यूसली बीइंग रिवाइज्ड। और ये कोर्सेज ऐसे हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ बता दूं,
बहुत यूज़फुल कोर्सेज हैं, जैसे कि आपके हैं योगा फिलॉसफी एंड प्रैक्टिस। जनरल योगा आप ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स और साइंस तीनों के लिए इक्वली बराबर है, इसके लिए कोई प्री रिक्विजिट नहीं चाहिए। आपका फर्स्ट 12th क्लास का पास बच्चा जो आ रहा है, एवरीबडी इज़ एलिजिबल। सिमिलरली एक बहुत पॉपुलर कोर्स है वैदिक मैथमेटिक्स, जो हमारी ओल्ड वैदिक मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग और एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एक्सेट्रा की टेक्निक्स थी जो हम भूल भाल गए, उसको हमने रिवाइव किया है इस पेपर के थ्रू। और वैदिक मैथमेटिक्स करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि आपके पास 12वीं में मैथमेटिक्स होनी चाहिए या आप मैथ्स ऑनर्स के बच्चे होने चाहिए, बल्कि मैं तो ये कहूँगी सारे बच्चों को वैदिक मैथमेटिक्स बेसिकली आनी चाहिए। तो ये वैदिक मैथमेटिक्स में हमारी सीरीज़ ऑफ पेपर्स हैं। जैसे फर्स्ट ईयर में वैदिक मैथमेटिक्स 1 ले लिया बच्चे ने, सेकेंड ईयर में वैदिक मैथमेटिक्स 2 ले लेगा तो हायर ऑर्डर ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ पाएगा। तो ये सीक्वेंस ऑफ पेपर है। तो जैसे मैम इसमें मैथमेटिक्स है, तो ये मैथमेटिक्स वाला कोई मिलेगा या कोई भी पढ़ सकता है? देखिए, वैसे तो वैदिक मैथमेटिक्स का जो टॉपिक है वो कुछ हद तक मैथ्स ऑनर्स के पास कवर्ड है, पढ़ाते भी हैं। तो हम देखते हैं बच्चों की डिमांड, अगर बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और मैथ्स वाले बच्चों को भी उसमें भरा हुआ है, तो हम दूसरे बच्चों को पहले प्रेफरेंस दे देते हैं। ये कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है, लेकिन ये नहीं है कि हम मैथमेटिक्स के बच्चों को एक्सक्लूड करेंगे। प्रेफरेंस यही होगा कि मैथ्स के बच्चे वो पेपर लें जो कि जिससे कि उनको थोड़ी वैल्यू एडिशन मिले लाइफ में, जैसे कि IT वाला पेपर ले ले, डेटा एनालिसिस वाला पेपर ले ले, वो पेपर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे एज़ कम्पेयर टू वैदिक मैथमेटिक्स। लेकिन हाँ, जो बच्चे थोड़ा सा मैथमेटिक्स ऑनर्स में आ गए हैं और उनको मैथमेटिक्स में एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में कुछ थोड़े शॉर्टकट्स लेने हैं, या जो बच्चे सोचें कि मुझे बैंक PO का एग्ज़ाम देना है, रीजनिंग एबिलिटी के टेस्ट GRE वगैरह अटैम्प्ट करने, तो ये पेपर उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। दे शुड टेक वैदिक मैथमेटिक्स। और वैदिक मैथमेटिक्स के लेवल्स हैं, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में अगर उन्होंने वैदिक मैथमेटिक्स 1 लिया तो सेकंड में वैदिक मैथमेटिक्स 2 लेंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता कि सेकंड सेमेस्टर में जाके स्ट्रेट अवे वैदिक मैथमेटिक्स 2 ऑप्ट कर लेंगे, वो नहीं परमिटेड है, ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर आप वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ना चाहोगे तो आप दोनों सेमेस्टर्स के लिए ऑप्ट करोगे, राइट। लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि किसी ने अगर वैदिक मैथमेटिक्स 1 फर्स्ट सेमेस्टर में लिया, सेकेंड सेमेस्टर में जाके बोले मुझे अब वैदिक मैथमेटिक्स नहीं पढ़नी, मुझे आता है, योगा एंड फिलॉसफी पढ़ूंगी, वो ले सकता है, ठीक है। तो हायर ऑर्डर इफ़ यू वांट टू स्टडी, तो प्रीवियस वाला पेपर पार्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए। सिमिलरली आपके पास वैल्यू एडिशन में आपके पास है द आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी, बहुत पॉपुलर कोर्स है ये। देन स्पोर्ट्स फॉर लाइफ, रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश, ये पेपर्स बहुत है। डिजिटल एम्पावरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, जैसे कि सब बच्चों को ये टेक्नोलॉजी के बारे में, अगर रिमोट एरिया से आ रहे हैं, विलेज से आ रहे हैं, मोबाइल सबके पास है, एक मोबाइल से वो डिजिटली अगर एम्पावर होना चाहते हैं कि कौन कौन से वेबसाइट पे जाएं, कैसे ऐप्स डाउनलोड करें, ये सारी डिजिटल एम्पावरमेंट में पढ़ाई जाती है आपकी। फिर पेपर है जैसे कि इमोशनल इंटेलिजेंस, ये भी वैल्यू एडिशन कोर्स में, इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत पॉपुलर कोर्स है और बच्चे पढ़ना चाहते हैं। और ये इमोशनल इंटेलिजेंस का कोर्स मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि जो बच्चे साइकोलॉजी ऑनर्स कर रहे हैं उनको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इमोशनल इंटेलिजेंस वो बच्चा करे जो कि थोड़ा सा सोचता है कि मुझे लाइफ में सीखना है हाउ टू हैंडल माई इमोशंस, इमोशनली स्ट्रांग नहीं है, तो वो बच्चा हैंडल ले लिए, ऑप्ट करे, बहुत गेन होगा उसके लिए। और in addition to like core paper, this would be a addition to his basket of knowledge. Plus कॉमर्स वाले फ्लोट करते हैं में बहुत पॉपुलर है, जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी। अब आप विश्वास करेंगे कि कॉमर्स का भी स्टूडेंट फाइनेंशियल लिटरेसी पेपर इंपॉर्टेंट है उनके लिए, इसलिए क्योंकि पता ही नहीं उनको अपने फंड्स कैसे मैनेज करने हैं। तो ये सारे जो वैल्यू एडिशन कोर्सेज हैं, दे आर ऑल 2 क्रेडिट पेपर्स एंड दे आर इन ए कॉमन बास्केट। अगर आपको फर्स्ट ईयर में फाइनेंशियल लिटरेसी पढ़नी है, सेकेंड ईयर में आप डिजिटल लिटरेसी पढ़ ले सकते हो। अगर आपने फर्स्ट ईयर में से आयुर्वेदा एंड न्यूट्रिशन किया है, नेक्स्ट ईयर आप जाके कल्चर एंड कम्युनिकेशन पढ़ लो, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना कोर्स वैल्यू एडिशन का पिक कर सकते हो आउट ऑफ द बास्केट विच कंटेन्स मोर देन
40 कोर्सेज। तो जैसे मैम जो बैक का पेपर है वो फर्स्ट ईयर में आप अलग पढ़ सकते हैं, सेकंड में उससे अलग, फिर थर्ड में उससे अलग? हाँ, एवरी ईयर चेंज कर सकते हैं? यू कैन, बट देन इंटेलिजेंटली यू हैव टू डिसाइड। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए, मैंने बताया वैदिक मैथमेटिक्स, अगर वैदिक मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर में पढ़ा है और सेकेंड ईयर में पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आप सेकेंड सेमेस्टर में वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ना चाहो तो सेकेंड सेमेस्टर में भी हम लोग ऑप्ट करते हैं कि आप वैदिक मैथमेटिक्स 1 का भी सेक्शन चला देते हैं। ठीक है, मान लीजिए मेरे 120 बच्चे फर्स्ट ईयर में वैदिक मैथमेटिक्स 1 पढ़ गए। मैंने सेकेंड सेमेस्टर में उनसे पूछा, बच्चे मिस कर गए, वैदिक मैथमेटिक्स का कोर्स बहुत अच्छा था, आपस में डिस्कशन करने पे उनको लगा कि हमने मिस कर लिया, ये पेपर पढ़ना चाहिए था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सेकेंड सेमेस्टर में भी वैदिक मैथमेटिक्स 1 आ सकते हो। लेकिन आप वैदिक मैथमेटिक्स 3 और 4 अगर होगा तो आप 4th लेवल पे नहीं पहुंच पाओगे, ये आपका डिसएडवांटेज रहेगा, बिकॉज यू हैव नॉट एक्सरसाइज योर फोरसाइट। ठीक है, तो उसी तरह आपका जैसे एक स्पेशल पेपर हमने स्टार्ट किया है, वो है एनसीसी के बच्चों के लिए। वो स्पेसिफिकली एनसीसी के ही बच्चों के लिए है, एनसीसी 1, एनसीसी 2, एनसीसी 3, एनसीसी 4। एनसीसी 1 इज़ फॉर फर्स्ट सेमेस्टर, एनसीसी 2 फॉर सेकेंड सेमेस्टर। लेकिन इसमें ये होगा कि एनसीसी 2 जो सेकेंड सेमेस्टर के लिए है, उसमें हम एनसीसी 1 नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि सारे एनसीसी के बच्चों को पूरी इन्फॉर्मेशन होती है कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ लो। ये केसेस कहीं कहीं हुए। ठीक है, तो बच्चों को समझना चाहिए जो एनसीसी के थ्रू आ रहे हैं, जो एनसीसी में पार्टिसिपेट करें, कॉलेज में एनरोल हो रहे हैं, या जो एनसीसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी लेकर के आ रहे हैं, उन सबको एनसीसी 1 फर्स्ट सेमेस्टर में ले लेनी चाहिए। और एनसीसी 2, एनसीसी 3, एनसीसी 4 ये इनके एग्ज़ाम्स होते हैं इनके ऊपर। तो ये एनसीसी का स्पेसिफिक एक गाइडलाइन आया। उसी तरह आप स्पोर्ट्स फॉर लाइफ है, स्वच्छ भारत है, ये वीएसी पेपर्स हैं, एंड ऑल दीज पेपर्स आर 2 क्रेडिट पेपर्स। लैब है अगर इसके अंदर तो 4 आवर्स की, अगर नॉन लैब है तो ये 2 आवर्स की पेपर्स हैं। उसके बाद हमारे पास चौथा जो आयाम है, डीएसी पहला था, जी दूसरा, तीसरा था वैल्यू एडिशन वीएसी, चौथा जो आयाम है वो है स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज, एसईसी, जो सेक के रूप में ज़्यादा फेमस, जो सेक बोलते हैं। जो सेक कोर्सेज हैं वो भी सारे 2 क्रेडिट कोर्सेज हैं। मोस्ट ऑफ द सेक कोर्सेज आर हैंड्स ऑन, आपके एक्सपेरिमेंट बेस्ड हैं, तो 4-4 घंटे के हैं। तो कुछ सेक कोर्सेज हैं जो कि हमारे प्रोग्रेसिव इन नेचर हैं। प्रोग्रेसिव इन नेचर जैसे कि मतलब ये हुआ कि आपने आईटी स्किल एंड डेटा एनालिसिस पढ़ा, नंबर 1 वो आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ोगे, नंबर 2 होगा तो सेकंड में पढ़ोगे, नंबर 3 होगा तो थर्ड में पढ़ोगे। इस तरह से प्रोग्रेसिव है। जैसे पाइथन हुआ, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पाइथन फर्स्ट बेसिक पढ़ लिया, सेकंड सेमेस्टर में उसका एडवांस लेवल पढ़ोगे, थर्ड में पढ़ोगे, फिर फोर्थ में पढ़ोगे। तो इस तरह से आपके ग्रेडेड बने हुए हैं, प्रोग्रेसिव, मतलब आप 2-2 क्रेडिट के 4 सेमेस्टर में करते हो, तो चारों कर लोगे तो यू विल एंड अप इन ए सब्सटैंशियल नॉलेज ऑफ दैट टॉपिक इन एडिशन टू योर कोर कोर्स। तो ये है आपकी एसईसी की। एसईसी की बास्केट बहुत बड़ी है, मोर देन 125, अराउंड 125, 125 पेपर्स का ऑप्शन है, और उसमें से बच्चों को चूज़ करना होता है। उसके अंदर ये होता है कि बच्चों को देखना पड़ता है, हर एक कॉलेज उनसे ऑप्शंस ले लेता है, और उसके हमारे पास गाइडलाइन होती है कि जितनी लैब स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग हम उन बच्चों को उतनी क्लासेस देते हैं। नंबर ऑफ़ सेक्शंस हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। कुछ कोर्सेज होती हैं जो कि एसईसी की बहुत बहुत पॉपुलर हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लिस्ट पड़ी है, उसमें है जैसे एडवांस स्प्रेडशीट टूल्स। अब ये एडवांस स्प्रेडशीट टूल्स आपके जितने साइंस वाले पढ़ना चाहते हैं, जितने मैथमेटिक्स वाले हैं वो भी पढ़ना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो कि रिसर्च में पॉलिटिकल साइंस वो भी पढ़ना चाहते हैं। तो ये जो पेपर है जैसे बेसिक आईटी टूल्स, ये बहुत पॉपुलर पेपर है उन लोगों में जो कि जैसे कि बीए प्रोग्राम है संस्कृत में, जिनको आईटी से थोड़ा बहुत डर लगता है, वो पढ़ते हैं और उनको सिखाया जाता है। तो ये सारे के सारे जो पेपर, उसी तरह एक पेपर है आपका बिजनेस कम्युनिकेशन, हाउ टू कम्युनिकेट। अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, आप अपना बिजनेस खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए वो बताते हैं कि कैसे लिखना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे पोर्टल पे जाना है, ये सब चीज़ें उसके अंदर कवर्ड है।
तो ये आपकी जो स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज हैं वो ग्रेडेड फॉर्म में हैं। आप पहले सोच लो कि आपको कौन सी स्किल डेवलप करनी है, उसके हिसाब से आप अपने कोर्स के चूज़ करो। उस कोर्स का अगर वो फर्स्ट सेमेस्टर में है तो आप उसका एडवांस पार्ट सेकंड में करो, फिर उससे एडवांस हो तो थर्ड में करो, और उससे भी ज़्यादा हो तो फोर्थ में करो। तो स्किल एडवांस कोर्सेज़ का फ़ायदा ये है कि हम आपको एक स्किल देना चाहते हैं कि अगर आप डिप्लोमा लेकर के भी कॉलेज से बाहर जाओ, उस स्किल को लेकर के आप कुछ ना कुछ अपना छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर सको, कुछ अपना काम स्टार्ट कर सको, किसी को हेल्प कर सको, उस स्किल में आप ट्रेंड हो। तो आपको एक टूल दे रहा है। बिल्कुल, वो हमारी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाता है। आप कोर पेपर पॉलिटिकल साइंस मान लो पढ़ रहे हो, या हिस्ट्री फॉर एग्जांपल पढ़ रहे हो, हिस्ट्री के साथ एक पेपर ले लो म्यूजियम एंड म्यूजियोलॉजी, बहुत इंटरेस्टिंग पेपर है। अगर आपने उसके स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज में कर लिया, इतने सारे म्यूजियम्स हैं जिसको हिस्ट्री ऑनर्स के साथ ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं मिलता, क्योंकि किसी भी म्यूज़ियम या किसी भी साइट को जाने के लिए आपको बेसिक हिस्ट्री की नॉलेज होनी तो चाहिए ना। तो हम क्या करते हैं, 4 सेमेस्टर में उतनी डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर में बेसिक हिस्ट्री पढ़ाते हैं, उसके साथ ये स्पेशलाइज स्किल दे देते हैं, तो एम्प्लॉयबिलिटी इनकी बहुत बढ़ जाती है। उसी तरह एक हमारे पास फिज़िक्स में कोर्स है रेडिएशन फिज़िक्स का। अब रेडिएशन सेफ्टी मेजर्स तो हर एक जगह चाहिए, हॉस्पिटल में भी MRIs हैं, आपके इंस्टीट्यूशन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में भी हैं। तो ये जो टॉपिक है रेडिएशन सेफ्टी वाला, ये पेपर कहीं भी आपको पढ़ाया जाए तो आप 3rd-4th ईयर में जब ग्रेजुएशन होते थे तो एक पेपर पढ़ाया जाता था। अब रेडिएशन सेफ्टी वाला पेपर स्किल वाला पेपर है, आपको 4 घंटे की स्किलिंग मिलेगी, 1 घंटे का थियरी, 2 घंटे का लैब मिलेगा, और आप इक्विप हो जाओगे एक स्किल से जो कि आपको एक और डिप्लोमा लेकर के आपको एक जॉब देने को तैयार, टेक्निकल जॉब। तो इस तरह से पेपर से कंटेंट राइटिंग का पेपर है आपका, फॉर एग्जांपल नेगोशिएशन एंड लीडरशिप कितना इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल साइंस वालों के लिए। पेपर पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, लेकिन नेगोशिएशन एंड लीडरशिप वाला पेपर बड़ा ही हाईली इंटरेस्टिंग है। तो व्हाट स्टूडेंट शुड डू, ये स्किल की बास्केट सारी अपलोडेड है वेबसाइट पे, और हर एक सब्जेक्ट भी का डिटेल कोर्स भी अपलोडेड है। आप पहले टॉपिक देखिए, उसके बाद कोर्स में जाइए, डज इट अपील टू यू, यू वांट टू लर्न दिस, देन यू गो अहेड चूज दिस पेपर। मैम एक सवाल है यहाँ पर, जैसे आपने बताया कि 125 पेपर हो सकते हैं, तो लेकिन जैसे कॉलेजेस हैं वो तो अपने हिसाब से ही पेपर ऑफर करेंगे, या बच्चा अपनी मर्जी से चूज़ कर सकता है? मान लीजिए 4 बच्चों ने ही एक पेपर लिया तो उसके लिए टीचर की तो ज़रूरत पड़ेगी। ये बात बिल्कुल सही है मुनमुन जी आपकी। तो देखिए, हर एक कॉलेज का अपना अपना अलग इंफ्रास्ट्रक्चर है, अलग अलग टीचर है। ये बात बिल्कुल सही है कि हम पूरे के पूरे 100-150 ये स्किल वाले पेपर नहीं चला सकते। तो होता ये कि हम मैनेज करते हैं बिटवीन द पॉपुलर पेपर्स। अब लास्ट ईयर जैसे मुझे ये डिफ़िकल्टी ज़्यादा नहीं आई, क्योंकि अगर 2-4 बच्चे हैं तो यूनिवर्सिटी ने कॉलेज में क्लस्टर सिस्टम बनाया हुआ है। जो पेपर्स हम फ्लोट कर सकते हैं वो तो हम फ्लोट कर लेते हैं, जो पेपर्स हम नहीं फ्लोट कर पाते उसके लिए, जैसे आपने कहा 4-5 बच्चे हैं, तो मेरे पास, मैं क्लस्टर में पूछती हूँ कि किस कॉलेज ने ये पेपर फ्लोट किया है। अब आप सोचिए, मेरे नॉर्थ क्लस्टर कॉलेज 7-8 हैं, मतलब 12-13 हैं टोटल डिपार्टमेंट में मिला करके। तो किसी ना किसी कॉलेज में अगर ये पेपर फ्लोट होता है तो हम उसे बच्चे को भेज देते हैं। पिछले साल तो यहाँ तक हुआ कि किसी भी कॉलेज ने ये पेपर फ्लोट नहीं किया था। अराउंड 30 बच्चे थे पूरे क्लस्टर को मिला करके कि हमें ये पेपर चाहिए, या तो हम 30 बच्चों को बोल देते कि हम नहीं पढ़ाते, नहीं तो फिर हमने कहा कि जिस कॉलेज में थोड़ा सा एक टीचर स्पेयर हो सकता है या हम गेस्ट हायर कर सकते हैं, तो हम एक गेस्ट को हायर करते थे, और उन 30 बच्चों का सेक्शन जहाँ से मैक्सिमम बच्चे ने ऑप्ट किया वो पेपर, वहाँ पे हम चलाते थे। तो हमने चलाए हैं लास्ट ईयर पेपर। मेरे ही बच्चे बहुत बाहर गए हैं, जैसे मेरे बच्चे काफ़ी सारे जो थे वो फैशन डिज़ाइनिंग पढ़ना चाहते थे। कैड सॉफ्टवेयर बहुत महंगा है, हम नहीं अफोर्ड कर सकते। लक्ष्मीबाई कॉलेज ने रन किया था, मेरे बच्चे गए वहाँ पे। नॉट ओनली फ्रॉम दौलत राम, फ्रॉम अदर कॉलेजेस ऑल्सो दे वेंट। तो दिस इज़ वर्किंग if we have very good integration of the cluster colleges। हर एक कॉलेज में नोडल ऑफिसर भी है, और बच्चों की रिक्वायरमेंट हमने मांग लिया। अभी 2nd सेमेस्टर में तो बच्चों की मांग ली है,
फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों की ओरिएंटेशन बाकी कॉलेजेस में भी हो रही है। थोड़ा उनको हम ब्रीदिंग टाइम दे रहे हैं कि सोच लें, समझ लें, उसके बाद हम उनसे रिक्वायरमेंट मांगेंगे और हम उनको वो कोर्सेज ऑफ़र करेंगे। मैं बताना चाहूँगी कि हार्डली 10% ऑफ द स्टूडेंट्स वर नॉट गिवन देयर ओन चॉइसेस। अगर हम उनसे प्लस ये भी मांगते कि आपकी क्या चॉइस है, एससीसी में आप या वीएसी में आप हमें टॉप 2, 3, 4 चॉइसेस दे दो, तो आप 125 की बास्केट में से 4 तो ज़ीरो इन करोगे ना, तो 4 वो ले लो और हम उन चारों को आपको देने की पूरी कोशिश करते हैं। तो ये हमारा अभी सिस्टम रन कर रहा है। जैसे मैम आपने कहा कि जो है फ्रॉड किस कॉलेज ने किया है, जैसे मान लिया कि किसी बच्चे ने कोई ऐसा पेपर ले लिया जो जिसकी पढ़ाई उसके कॉलेज में नहीं हो रही है, तो वो क्लासेस किसी और कॉलेज में भी जाकर अटेंड कर सकता है? बिल्कुल, हमने अपना टाइम टेबल एडजस्ट किया है। क्लस्टर में सारे कॉलेजेस हैं, जैसे नॉर्थ कैंपस का तो क्लस्टर के लिए मैं बता सकती हूँ, मैं उसकी नोडल हूँ। तो उसमें हमने जो एसईसी का पेपर जो पेपर जिस स्लॉट में हो रहा है हफ्ते में, जिस दिन और जिस टाइम पे हो रहा है वो फिक्स है अक्रॉस कैंपस। वैल्यू एडिशन कोर्स जिस स्लॉट में हो रहा है वो भी फिक्स्ड है अक्रॉस कैंपस, और सिमिलरली लैंग्वेज का जब हो रहा है वो फिक्स्ड है अक्रॉस कैंपस। तो हम उन बच्चों को छोड़ते हैं, वो बच्चा विद इन 1 पीरियड जाता है, 1 पीरियड का गैप रखते हैं, वो हम अपना मैनेज करते हैं और वहाँ जा कर के वो क्लासेस अटेंड करता है, अटेंड करके वो घर जाता है। इस तरह से हमने लगाए हुए कि या तो मॉर्निंग में है एकदम, नहीं तो एकदम शाम में हमारे कॉलेज की क्लासेस ख़त्म की, वहाँ गए, क्लासेस किया और घर गए, या नहीं तो एकदम बिगनिंग में सुबह आ जाएं, क्लास अटेंड करके फिर अपने कॉलेज में आ जाएं। और उनके एग्जामिनेशन हम अपने कॉलेज में करते हैं। अगर प्रैक्टिकल होता है तो वो वहीं इवेलुएट होता है, उनके मार्क्स हमारे पास आते हैं और हम उनको एग्जामिनेशन बैच में देते हैं। और उनका जो उनके मार्क्स हैं वो आपके मतलब पेरेंट कॉलेज को आ जाता है? पेरेंट कॉलेज को आ जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, चिंता करने की जरूरत ना ना ना। तो मैम ये पूरा जैसे आपने अभी तक समझाया, तो जैसे मान लिया कि मैं एक बीए ऑनर्स साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे टोटल कितने पेपर पढ़ने हैं फर्स्ट सेमेस्टर? अब मैं आपको आ रही हूँ, मैं तो अभी आपको मैंने डीएससी बताया, आपको जी बताया, एससीसी बताया, वीएसी बताया, अब आ गया थर्ड कंपोनेंट। थर्ड कंपोनेंट इज़ लैंग्वेज ओब्लिक एईसी ओब्लिक ईवीएस। तो एईसी ओब्लिक ईवीएस भी 2 क्रेडिट का पेपर है। उसमें आपको अगर इस सेमेस्टर में आप कोई लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो दूसरे सेमेस्टर में आप एनवायरमेंटल स्टडीज़ पढ़ेंगे, वो कंपलसरी है सब बच्चों के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर में लैंग्वेज पढ़ रहा है वो सेकंड सेमेस्टर में एनवायरमेंटल साइंस पढ़ेगा, फर्स्ट सेमेस्टर में एनवायरमेंटल तो सेकंड सेमेस्टर में लैंग्वेज। लैंग्वेज कितने, जितनी लैंग्वेजेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्नाइज्ड हैं, स्टूडेंट्स आर वेलकम टू ऑप्ट फॉर एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस। मणिपुरी से लेके बंगाली, हम उर्दू से लेकर के कन्नड़, मलयालम सब पढ़ाते हैं। कुछ क्षेत्रीय भाषाएं कहते हैं वो भी ले सकते हैं? बिल्कुल, वो क्षेत्रीय भाषाओं को ही एनकरेज करने का मोटो है। अब हम लैंग्वेज भी ग्रेडेड फॉर्म में करते हैं। जैसे कि बच्चा बंगाली नहीं है, मेरे कॉलेज में बंगाली का कोर्स भी रन नहीं करता, मैं कहाँ जाऊँगी? तो हमारे यूनिवर्सिटी में जो MIL डिपार्टमेंट है वो सारे इन कोर्सेज़ को रन करता है। प्लस कुछ कॉलेजेस लाइक करोड़ीमल कॉलेज में बंगाली है और आपकी मिरांडा हाउस में बंगाली है, तो वो क्लस्टर में बता देते हैं कि मेरे पास इतने बंगाली के बच्चे हैं। सपोज़ उनके पास 30 बंगाली के बच्चे हैं, अगर वो हमारे 10 बंगाली के बच्चों को एडजस्ट करते हैं मेरे खालसा कॉलेज के या करोड़ीमल कॉलेज के या हंसराज के, तो हम इन बच्चों को इकट्ठा करके, लड़कियां होती हैं तो हम मिरांडा हाउस में डाल देते हैं, लड़के होते हैं हम करोड़ीमल में डाल देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक क्लस्टर चला। सिमिलरली मणिपुरी है, मेरे कॉलेज में 3 बच्चों ने मणिपुरी अप्लाई की थी। अब मैं मणिपुरी या तो नहीं फ्लोट करती, मैंने उन तीनों बच्चों को MIL डिपार्टमेंट भेजा। MIL डिपार्टमेंट इज़ डूइंग फैंटास्टिक वर्क, दे आर टेकिंग केयर ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस। तो वो उनकी फैकल्टी ये वाली लैंग्वेज पढ़ाती है। तो लैंग्वेज के भी मैं आपको वार्न करना चाहती हूँ कि अगर आप लैंग्वेज पढ़ रहे हो तो लैंग्वेज का है B इज़ बेसिक, A इज़ एडवांस्ड और फिर थर्ड लेवल भी है। जैसे किसी ने मणिपुरी ली, कोई मणिपुरी स्टूडेंट है, वो बेसिक तो नहीं पढ़ेगा, वो बेसिक अल्फ़ाबेट्स नहीं पढ़ेगा, वो ले लेता है एडवांस। अगर फर्स्ट सेमेस्टर में उसने एडवांस ले लिया तो थर्ड सेमेस्टर में आकर के हम उसको उसके ऊपर राइटिंग भी पढ़ाते हैं, वो वी टेक केयर ऑफ। अगर किसी को मणिपुरी बिल्कुल ही नहीं आती या पंजाबी बिल्कुल ही नहीं आती, वो अल्फ़ाबेट ए से शुरू करना चाहता है, तो बेसिक ले ले।
बेसिक पंजाबी बी ले, उसके बाद नेक्स्ट सेमेस्टर में एडवांस ले, उसके पास वर्किंग पंजाबी की नॉलेज हो जाएगी। तो इस तरह से लैंग्वेजेस सारे हम प्रमोट करते हैं, स्पेशली दोज विच आर इंडियन मदर टंग लैंग्वेजेस, और ये बहुत ही अच्छा सिस्टम इमर्ज होकर के आया है। और इसमें ये होता है कि जो हमारे हिंदी संस्कृत वगैरह के बच्चे हैं ना, जो ऑनर्स के, उनको हम नहीं देते ये वाली लैंग्वेजेस, उनको हम दूसरी देते हैं। English will not study English, Hindi will not study Hindi, and neither Sanskrit will study. Sanskrit is not a language. लेकिन ये हम उनको अवॉइड करते हैं ताकि उनकी अच्छी बास्केट बने। सेम पेपर बार बार पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं। सिमिलरली जैसे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का बच्चा कर रहा है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ करे, क्या फ़ायदा, वो हम नहीं देते। तो उस तरह से हम बच्चों को गाइड भी करते हैं, ओरिएंट भी करते हैं टू सेलेक्ट देम ए प्रॉपर बास्केट। यानी ये पूरा मैम जो है वो ये पूरा एक पहलू हो गया फर्स्ट सेमेस्टर का, फर्स्ट ईयर फर्स्ट। यस। तो अब मान लीजिए कि मैम मैं एक बीए ऑनर्स साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, तो अबे टोटल कितने पेपर पढ़ने होंगे? अब आप देखिए, आप बीए ऑनर्स साइकोलॉजी पेपर को 3 तो उसके कोर पेपर्स हो जाएंगे, डीएससी 3 पेपर्स, एक जीई पेपर हो गया 4, एक वीएससी 5, एक एसईसी 6 और एक AEC/EWS 7। तो ये 7 पेपर होंगे। सातों पेपर में सबके 2-2 क्रेडिट्स हैं एक्सेप्ट दी कोर पेपर, और इनको सातों पेपर में इवैल्यूएशन होगी, एग्ज़ाम होगा। और अब जो ट्यूटोरियल है, जैसे कि कोर पेपर में ट्यूटोरियल होंगे, तो जो 1 क्रेडिट का ट्यूटोरियल होगा वो भी कंटिन्यूअसली इवैल्यूएट होगा प्रॉपरली, और जो उनकी थ्योरी होगा उसके भी एग्ज़ाम एंड सेमेस्टर होंगे, उसी तरह से होंगे जो कि एसईसी और वीएससी के होंगे और जीई के होंगे। इवैल्यूएशन सारों में इक्वली होगी, सबकी इक्वल वेटेज है। और ये जो मैम जो रिजल्ट बनेगा ये ओवरऑल सातों जो पेपर हैं एग्जैक्टली 22 क्रेडिट हो गए ना आपके, आप ऐड कीजिए। डीएससी में आपका 4 क्रेडिट का एक पेपर, 3 पेपर है, 4 तिया 12 हुए। जी 2, SEC 2, VAC 2 and AEC 2. तो 4 of these will make it 8 and 12 this 22 क्रेडिट्स होते हैं आपके। हो गए, मैंने क्या छोड़ दिया आपको, VAC is 2, SEC 2, AEC 2, GE 4, सॉरी GE is 4 क्रेडिट पेपर। तो आपके 4 पेपर्स तो 4 क्रेडिट के हो गए, 16 हो गए, और 6 हो गए आपके 2-2 क्रेडिट के, 16 और 6 22, तो 22 टोटल क्रेडिट्स हो गए फर्स्ट सेमेस्टर में। मैम ऑनर्स और प्रोग्राम दोनों में ही 22 क्रेडिट रहेंगे? जी, दोनों में 22। जैसे मैम मैंने ऑनर्स का पूछा, भाई आते हैं बीए प्रोग्राम पे, मान लीजिए बच्चे ने बीए प्रोग्राम, जी जी हाँ हाँ, और बीए प्रोग्राम में जाहिर बात है कि 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनाया था कि आपको वही चूज़ करना है, जैसे हिस्ट्री पॉल साइंस मान लिया है किसी बच्चे ने, जी जी, तो उसको भी इसी तरीके से उसका भी चलेगा? बीए प्रोग्राम में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी और भी है, अच्छा तरीका और भी अच्छा है इसमें। अगर जैसे कि किसी बच्चे ने सोचा कि मैंने बीए प्रोग्राम हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस कॉम्बिनेशन लिया है, और वो उसको पहले से डिसाइड करना पड़ेगा कि उसको मेजर क्या रखना है और माइनर क्या रखना है। जो बच्चा डे 1 से श्योर है कि मुझे से पॉलिटिकल साइंस मेजर रखना है, तो वो बीए प्रोग्राम के जो डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर पेपर होगा उसके मेजर सारे पेपर्स लेगा, एक ही सब्जेक्ट के। मतलब मेजर मतलब ये हुआ कि आपका जो डिसिप्लिन है आपके फर्स्ट सेमेस्टर में, वो डिसिप्लिन A1 होगा और दूसरा डिसिप्लिन मान लो B1 होगा। तो A1 और B1 के तो एक एक पेपर होंगे ही, लेकिन जो तीसरा पेपर होगा ना, वो पेपर लेगा जिसका उसको मेजर करना है। हिस्ट्री पॉल साइंस कॉम्बिनेशन मान लीजिए किसी ने लिया, और मान लीजिए उसको पॉलिटिकल साइंस में मेजर करना है, तो वो एक पेपर पढ़ेगा हिस्ट्री का और 2 पेपर पढ़ेगा पॉलिटिकल साइंस का। और सेमेस्टर 1 से अगर ये शुरू कर दिया तो उसका ऑटोमेटिकली उतने क्रेडिट्स बन जाएंगे कि वो बच्चा मेजर पॉलिटिकल साइंस करके निकलेगा। मान लीजिए इसमें एक ऑप्शन और भी है, आपने हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस कॉम्बिनेशन लिया, पॉलिटिकल साइंस मेजर पढ़ना शुरू किया, आपको इंटरेस्ट ज़्यादा हिस्ट्री में आ गया, अब क्या करे बच्चा, मेजर हिस्ट्री में करना चाहता है। ये ऑप्शन वंस इट इज़ पॉसिबल कि वो
थर्ड सेमेस्टर में आकर के अपना चेंज कर सकता है, मेजर माइनर को मतलब वो कर ले, चेंज कर सकता है। सेकेंड सेमेस्टर में भी कर सकता है, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा सा बच्चे को पेशेंस होनी चाहिए। 2 सेमेस्टर में पढ़ने के बाद भी उसको लगे कि मेरा फोटे ये नहीं है, तो थर्ड सेमेस्टर में भी आकर के वो अपना मेजर माइनर चेंज कर सकता है, एंड वी डू परमिट। यानी तो इस हिसाब से मैम जो है जो प्रोग्राम कोर्स भी है वो भी एट पार हो गए बिल्कुल ऑनर्स के? वो इसलिए हुए एट पार क्योंकि जैसे कि हमने आपको बताया 4 ईयर का कोर्स है। 3 साल में अगर प्रोग्राम कोर्स में वो 132 क्रेडिट लेके निकलता है जब, तो उसको डिग्री मिलती है आपकी 132 में 6 मल्टीडिसिप्लिनरी मेजर इन दिस एंड माइनर। अब अगर चौथा साल वो ले लेता है और 176 क्रेडिट लेता है और उसके अंदर 28 क्रेडिट उसके माइनर के हो जाते हैं, तो वो बच्चा ऑनर्स इन दैट सब्जेक्ट करके भी निकल सकता है। मतलब डिग्री विल बी ऑफ ऑनर्स बट ड्यूरेशन विल बी 1 ईयर एक्स्ट्रा। तो वी कैन टेक एग्जाम्पल्स, वो अलग अलग करना पड़ेगा, नहीं तो ये कन्फ्यूजन हो जाएगी ऑनर्स के बच्चा और प्रोग्राम का बच्चा। तो अगर ऑनर्स का बच्चा है वो 3 साल में अगर करके निकला तो ऑनर्स की डिग्री मिली, चौथे साल में उसको ऑनर्स विद रिसर्च मिली जो सिंगल डिसिप्लिन है। जो मल्टीपल दैट इज 2 डिसिप्लिन वाला है वो मेजर और माइनर करता है, तो उसका मेजर का क्रेडिट और माइनर का क्रेडिट भी फिक्स्ड है। ये तो बच्चों को UGCF में पता होगा, लेकिन मैं उनके लिए बताना चाहूँगी कि उनका जो टोटल क्रेडिट कोर्स होता है ना, वो होता है 104 साल में 176 क्रेडिट का। अब 176 के अंदर अगर उनको 50% क्रेडिट आपके वो मिल जाते हैं, नहीं फॉर द BSc, जैसे BSc प्रोग्राम है में आपके 2-3 तरह के पेपर्स कोर्सेज रन करें हमारे पास। एक तो BSc लाइफ साइंसेज है, BSc फिजिकल साइंसेज है, नहीं ये तो मल्टी डिसिप्लिनरी आ गए, ये तो नहीं, जो आपके मेजर माइनर के जो 2 कोर्सेज हैं वो आपके BA प्रोग्राम के कोर्सेज हैं। तो BA प्रोग्राम के कोर्सेज में जो क्रेडिट्स हैं उसके अंदर 80 क्रेडिट्स अगर वो अर्न कर लेंगे ना, 80 क्रेडिट, तो उनको मिल जाएगा मेजर। अब ये 80 क्रेडिट कैसे अर्न करेंगे उसका फॉर्मूला है, और उसके बाद अगर 28 क्रेडिट्स अर्न करते हैं जिस सब्जेक्ट में, एक ही सब्जेक्ट में, तो वो हो जाएगा माइनर। और क्रेडिट कौन से चाहिए, वो डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर में और डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव। अब ये बोलेंगे बच्चे कंफ्यूज कर दिया मैडम ने, इलेक्टिव कहाँ से आ गया। तो बच्चों ये होता ये है कि फर्स्ट ईयर में हम सब डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर, GE, VAC, SEC, AEC/EVS पढ़ते हैं। जब आप सेकेंड ईयर में आओगे तो थोड़ा कॉन्क्रीटाइज हो जाएगा कि आपने करना इसी एरिया में है, तो हम आपको डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव पेपर्स भी देते हैं। डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव पेपर्स वो पेपर होते हैं जो कि कोर सब्जेक्ट के साथ जाते हैं, वो आपको सेकेंड ईयर से मिलेंगे। लेकिन जब आप अपना प्रोग्राम बनाओगे तो आपको डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव को भी नज़रअंदाज नहीं करना, क्योंकि उसमें अगर क्रेडिट नहीं हुए तो आपके 80 और 28 की कैलकुलेशन नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा बताती हूँ, 80 क्रेडिट अगर मेजर बनाने के लिए अर्न करने तो कैसे होंगे। बच्चे अपने सामने UGCF का पोर्टल पे जाओ, जिस प्रोग्राम के कोर्स में हो तो वो प्रोग्राम का चार्ट निकालो, टेबल निकालो, और उस टेबल में आप डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर में अपने क्रेडिट्स काउंट करना शुरू कर दो। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था हिस्ट्री पॉल साइंस का, अगर हिस्ट्री मेजर रखनी है तो आप अपने फर्स्ट सेमेस्टर में 2 DSC पेपर पढ़ रहे हो और 1 हिस्ट्री पेपर पढ़ोगे। 2 DSC पेपर मतलब 8 क्रेडिट हो गए, सेकेंड सेमेस्टर में भी 8 क्रेडिट हुए। अब आप थर्ड सेमेस्टर में जाओगे तो ये DSC भी पढ़ोगे, उसके साथ आपके पास चॉइस DSE की भी आ जाएगी। तो आपको 80 क्रेडिट अर्न करने हैं DSC प्लस DSE में। वो पॉसिबल यही तभी होगा जबकि आप 6 पेपर पढ़ोगे डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर के और 3 पेपर पढ़ोगे डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव के। और अगर आपने इसमें ऑनर्स चाहिए तो ऑनर्स की कैलकुलेशन ये होगी कि आपको फर्स्ट 3 ईयर्स में तो 6 और 4 है, और आपको 4th ईयर में
2 पेपर पढ़ने पड़ेंगे DSE के, और 24 क्रेडिट आपको लेना पड़ेगा उससे DSE से। तो 24 क्रेडिट DSE से लोगे तो आपको ऑनर्स मिल जाएगा, और साथ एक आपको एक प्रोजेक्ट और इंटर्न प्रोजेक्ट का प्रोविजन है, उसके अंदर आपको 12 क्रेडिट मिल जाएंगे। तो टोटल अगर आप ऐड करोगे ना तो आपके 80 क्रेडिट्स हो जाते हैं। तो आई विल रिपीट अगेन, द 80 क्रेडिट का इक्वेशन आपका सिंपल ऐसे होगा कि आप अपने फर्स्ट 3 इयर्स में तो आप लोगे 6 DSC पेपर्स, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर। कैसे होंगे 6 पेपर? आपने फर्स्ट सेमेस्टर में 2 लिए जो भी मेजर बनाया, सेकेंड सेमेस्टर में भी 2 लिए, 4 हो गए, 2 और 2 4। फिर हर एक सेमेस्टर में आप 2 पढ़ ही रहे हो, तो हम कह रहे हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा 6 पेपर पढ़ लो DSC के, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर। 3 पेपर आप पढ़ो डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव के। 24 क्रेडिट आपको DSC से मिल गए, और आपको 3 चौक 12 क्रेडिट मिल गए DSE से। फिर आप आ जाओ अपने 4th ईयर में। 4th ईयर में आपको अब ऑनर्स चाहिए, जिसमें आपको मेजर करना है। उसमें आप 2 पेपर तो आपके कोर के आ जाएंगे, जो कि वहाँ पे दिए हुए होंगे आपको, आपने चूज़ करने हैं मेजर वाला ही पेपर। फिर आप उसके साथ 6 पेपर लोगे डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव के, 24 क्रेडिट वहाँ मिल जाएंगे। फिर आप उसमें से प्रोजेक्ट होगा, नहीं इंटर्न डिसर्टेशन होगी, जो कि आपको लिखनी पड़ेगी। उसके 6 क्रेडिट हर एक सेमेस्टर में है। तो आपके जो फाइनल ईयर आएगा, दैट इज़ 7th एंड 8th सेमेस्टर, उसमें 12 क्रेडिट आपके प्रोजेक्ट के मिल जाएंगे। टोटल आप जोड़ो, आपके 80 क्रेडिट अगर हो जाते हैं इन्हीं पेपर्स में, यू विल बी अवॉर्डेड ऑनर्स इन द मेन पेपर। उस सब्जेक्ट में उसको ऑनर्स मिल जाएगा। यानी अगर किसी बच्चे का मतलब जो है वो अफसोस हुआ कि उसका ऑनर्स में एडमिशन नहीं हुआ, इस तरीके से भी वो ऑनर्स की डिग्री ले। बिल्कुल, कई बच्चे आए थे, हमें साइकोलॉजी चाहिए, हम ऑनर्स नहीं दे पाए। हमने बोला कि साइकोलॉजी फिलॉसफी का कॉम्बिनेशन ले लो। अब साइकोलॉजी फिलॉसफी कॉम्बिनेशन में लेने से आप अपनी कैलकुलेशन शुरू से ही ठीक करो। अगर फर्स्ट 2 ईयर्स में आपने ध्यान नहीं दिया और आपने उतने मेजर कोर पेपर्स और इलेक्टिव पेपर्स नहीं क्रेडिट अर्न किए तो नहीं मिलेगा। तो आपको शुरू से ही आपको डिसाइड कर लेना पड़ेगा कि मुझे ये पेपर मेजर लेना है। तो साइकोलॉजी चाहिए तो आप साइकोलॉजी के 80 क्रेडिट्स अर्न करो आउट ऑफ योर डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर एंड डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव, एंड यू विल अर्न ऑनर्स इन साइकोलॉजी इन द 4th ईयर। यानी आज के लिए तो मैम ये है कि आपने बच्चों को समझा दिया पूरा स्ट्रक्चर। थोड़ा सा पेचीदा ज़रूर है, लेकिन आपने इतने आसान शब्दों में उनको समझाया। मुझे लगता है कि भी सारे कॉलेजेस में बच्चे अपना पेपर सेलेक्ट कर रहे हैं, तो उनको बहुत ही इस ट्यूटोरियल से उन्हें बड़ी अच्छी गाइडेंस मिली होगी। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसका हम नेक्स्ट पार्ट ही बनाएंगे। सभी से मेरा अनुरोध ये है कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, और जो भी आपके सवाल हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिख दें। अगले एपिसोड में हम उसे लेने का प्रयास करेंगे। जरूर मुनमुन बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर सविता राय जी, आपने इतना समय दिया और बच्चों को इतनी अच्छी गाइडेंस दी। नमस्कार। नमस्कार मुनमुन जी, थैंक यू।